जय श्री राम। अभी हमने देवेंद्र बलारा जी की वीडियो का विचार मंथन किया है, तो उन्होंने जो बात रखी है वो अपनी जगह पर काफ़ी उचित है, सही है। लेकिन एक बात सामने आती है कि इन समस्याओं को बदला कैसे जाए, क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है वो नेताओं के हाथ में और नेता जनता के हाथ में वोट बैंकिंग, लेकिन वोट बैंकिंग मात्र पौआ के हाथ में है। तो जब तक देश में ये पौआ मार का दलाल सिस्टम, चमचा सिस्टम नहीं ख़त्म होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कोई समाज में बदलाव हो सकता है। चलो, ये तो हमारा रहा विचार विमर्श। इस वीडियो को देखिए और समझिए, और हो सके तो दल्ला और चमचा बनने से बचने की कोशिश करें, जिससे कि तुम्हारी जो लॉलीपॉप, सिंगल लॉलीपॉप जो बचे हैं ना, वो बचे रहें। बस समझ में आज बात आ जाए तो आप 700 किलोमीटर लंबी रेंज है ये अरावली की। और उस टाइम पे याद करो जब 85 के बाद अलवर में नदियां सूख गई थी, उस वक्त वहां के 100-150 गांव तो ऐसे थे जिनको पानी की आपूर्ति अरावली से हुआ करती थी। 95 से 2000 का फरीदाबाद गुड़गांव का पानी का अगर वो देखोगे खेल, जब उनका पानी का क्राइसिस आया था, वहां पर भी अरावली ने ही बचाया था, अरावली के पानी नहीं उन लोगों को। और ये बात सरकारों को पता है कि भाई राजस्थान की रेत को इधर हरियाणा में आने से, हरियाणा को रेगिस्तान बनाने से बचाने में अरावली का सबसे बड़ा योगदान है। ये भी उनको मालूम है कि अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और जो खनिज पदार्थ हैं वो भरे हुए हैं। और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लगभग 5 साल हो गए हैं मुझे आपको बताते हुए, कि आपके गांव से आपका विस्थापन करना इन सरकारों का और पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया था गुजरात, उसी प्रोपेगेंडा के तहत गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तीनों जगह ईवीएम घोटाला करके, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके, वोट को चोरी करके पहले भाजपा की सरकार लाई गई और फिर उसके बाद अरावली के काटने के रास्ते बनाए गए। रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जज ने अरावली की डेफिनेशन बदली और उसको कहा कि 100 मीटर, कहां से 100 मीटर? समुद्र तल से 100 मीटर नहीं, बल्कि ग्राउंड से 100 मीटर। और ग्राउंड को कौन तय करेगा? अधिकारी तय करेगा। थोड़े पैसे दे दोगे, वो कहीं से भी काउंट कर देगा, वहां से 100 मीटर। 99.9 मीटर भी होगा अगर, उसको भी कटवा देगा। 99 मीटर तो, और तो छोड़ो आप 90 मीटर 100 मीटर, 99.9 मीटर को भी काटने का अधिकार किसको मिल जाएगा? उस अधिकारी को। हम पेड़ काटेंगे तो हमारे पॉइंट्स कटेंगे सोशल क्रेडिट स्कोर में आने वाले टाइम में। लेकिन ये पूरे के पूरी आबादी को क्यों खत्म कर रहे हैं? जैसे ही अरावली कटती है, जैसे ही वहां खनन शुरू होता है, दिल्ली और आसपास के लोगों का जीना, एनसीआर के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। यूपी में बड़ी खूबसूरत मतलब बड़ी साफ हवा रहती होती थी। इन्होंने कहा यूपी के लोगों को कैसे पर्यावरण के नाम पर, क्लाइमेट के नाम पर और कैसे काबू करेंगे इन लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, जो पूरे देश में जितने भी टायर हैं और जो प्लास्टिक है, ये दिल्ली के अंदर जो आपने देखा होगा करनाल बाईपास पे एक पूरा बड़ा पहाड़ है जो कचरे का, यहां से ट्रकों में, रेलों में, मालगाड़ियों में लदकर कचरा सहारनपुर के एरिया में, मुजफ्फरनगर के एरिया में जाएगा और कचरे के जलाने पर, यूपी में ले जाकर जलाने पर सब्सिडी मिलेगी। यानी कि यहां पर प्रबंधन है दिल्ली में ही, कि वो दिल्ली में 1 रुपया लगे बिना भी आपको इस कचरे का प्रबंधन करने वाली कंपनियां हैं। हमने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस वक्त था, हमने एक प्रपोजल दिया था, 1 रुपया सरकार को देना नहीं है, हम सारा कचरा मैनेज करके दे देंगे, साथ में बिजली बनेगी, वो अलग। लेकिन ना जी ना, वो नहीं देना है। अर्थात वो जो बात हम आपको बताते थे कि पहले आपके चारों तरफ बर्बादी का एक मंजर आएगा, आपको मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा कि जनता इसके लिए जिम्मेदार है। अवैध खनन जनता ही तो कर रही है, अवैध खनन कोई नेता थोड़ी कर रहा है, अवैध खनन सरकार का थोड़ी एजेंडा है, जनता ही कर रही है। ऐसा करके क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पर फिर जनता को दोबारा से कंट्रोल किया जाएगा। उस खेल को, उसका स्टार्टिंग है। ये तो है 1 नंबर। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई
ये जो अरावली रेंज है, इसके अंदर जो खनिज हैं, वो खनिज अगर किसी बड़े उद्योगपति को देने हो तो उसके लिए उसका खनन का रास्ता रुकना चाहिए। पिछले 25-30 सालों से राजस्थान में अरावली के काटने को रोकने के लिए लोगों ने केस कर रखे थे कोर्ट में, और क्योंकि अरावली की कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, उसकी वजह से कोर्ट्स जो हैं वो इस पे सही निर्णय नहीं दे कोई निर्णय नहीं दे पा रही थी। तो फिर एक प्रोपेगेंडा रचा गया, गोगोई की तरह ही ऐसे ही किसी जज को किराए पर लिया गया और उस जज ने एक आदेश पारित कर दिया, और वो आदेश इस तरीके से पारित हुआ, और जो आप लोगों को ये बताया जाता है कि न्यायपालिका सबसे मजबूत कड़ी है, उस हिसाब से फिर जो एसपी है, डीएसपी है और ये जो नेता लोग हैं, ये भी आप लोगों को यही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश की जनता है, और इस जनता ने जब तय कर लिया तो ना सुप्रीम कोर्ट बचेगी और ना उस सुप्रीम कोर्ट को बचाने वाली या उसको राज्यसभा का लालच देने वाली लोकसभा बचेगी और राज्यसभा बचेगी। इसलिए इस देश के नेताओं को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भविष्य में आपके बच्चों को जो साम्राज्य मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो राज का तंत्र है ये इनका परमानेंट हो गया है, दादालाई हो गया है। आम जनता के पास करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए होता नहीं है, चुनाव लड़ना उनको आता नहीं है। आम जनता इतनी कमीनी हो नहीं सकती जितने ये हैं, आम जनता इतना षड्यंत्र नहीं रच सकती जितना ये रच सकते हैं। तो उनको लगता है कि अब उनको हराना मुश्किल है और वो ही राज करेंगे। इसी दंभ में वो अपने बच्चों के लिए राजतंत्र घोषित करना चाहते हैं, चाहे उसके बदले में या उसकी कीमत चुकानी पड़े आम पब्लिक को, चाहे उनके बच्चे एक गैस चैम्बर में ही क्यों ना रह रहे हों। तो गैस चैम्बर में रहने वाले लोगों से ये गुजारिश है कि आपका वंश बच जाए, कम से कम इसके लिए ही सही आप सोशल मीडिया पर चल रही अरावली बचाओ मुहिम के अंदर साथ देने से ज्यादा जरूरत है अब आपको सड़क पर उतरकर उस आंदोलन, उस अरावली को बचाने की। तो इस पे मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत ही घिनौना ये निर्णय है। कितने जीव जंतु, कितने पशु पक्षी, कितना खनिज, कितना पानी, कितनी इकोलॉजिकल सिस्टम को बर्बाद करने जा रहे हैं। और हम सब लोगों को क्योंकि स्कूल, कॉलेज और कहीं पर सिखाया नहीं गया कि हमसे ज्यादा जरूरी है पेड़। पेड़ नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पशु पक्षी जानवर ये हमसे ज्यादा जरूरी हैं। तो पक्षियों को खत्म करने के लिए वो हाइब्रिड पेड़ दे रहे हैं, पशुओं को खत्म करने के लिए, कुत्तों को खत्म करने के लिए शेल्टर दे रहे हैं, दूसरे जानवरों को चुपचाप इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, बाकी लोगों को, बाकी गाय भैंस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा कर रहे हैं। और इधर से देखो तो पहाड़ों को और जंगलों को काटा जा रहा है। कहीं पर 1000 एकड़ काट दिया जाता है और कहते हैं इसकी भरपाई हम लोग हरियाणा में करेंगे। जंगलों को खाली करने के लिए या जंगलों की संपदा को लूटने के उद्देश्य से जब उनको खाली करवाने के लिए मतलब जब आदिवासी खुद बाहर आते हैं तो उनको वो नक्सली कहकर गोलियां मार देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। कल को आपके बच्चों को जंगल बचाने के नाम पर गोलियां ना मार दी जाए, इससे अगर आपको बचाना है तो आज अरावली के लिए आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। क्या इसे बताया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। राजस्थान के लोग जो खेजड़ी के लिए सर कटा लिया करते थे, हमें लगता है कि उन लोगों से सबक लेने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए अरावली में ट्रक नहीं घुसेंगे। ये बात जनता को समझ लेनी चाहिए, और अगर जनता नहीं समझ रही है तो फिर अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए अभिशप्त है। इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हरियाणा की बात करें, पीछे सरकार ने ऐलान किया था कि 2-3 IMT आएगी, जमीन रिक्वायर होगी। तो इसके पीछे रीजन क्या है? अरावली के जो पर्वतों को, पहाड़ों को, पेड़ों को काटा जा रहा है, बिहार के अंदर देख लो या कहीं भी देश में नजर मार लो, इसके पीछे क्या? देखिए, पत्थर बहुत मिल जाता है वहां से, और कंस्ट्रक्शन में, रोड बनाने में इनमें पत्थर लगते हैं, और देश की जनता का पैसा लूटने का काम किया जा सकता है, क्योंकि सरकारों के पास और बैंकों के पास कोई पैसा तो है नहीं। पैसा कहां से बनता है? खनिज और नए उत्पादन से पैसा बनता है।
उत्पादन किसान कर ही रहा है और खनिज पहाड़ों को लूट करके ये लोग ला रहे हैं। तो जब सड़क बन जाएगी उस पर देखो, आपको अगर मान लीजिए कोई लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल यहीं आशीष को बैलजी के ऊपर एक लोन चाहिए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा कोलू को विस्तार करने के लिए, तो उसे पहले अपना सेटअप दिखाना पड़ेगा। पहले उसे यहाँ पर अपना ये दिखाना पड़ेगा मेरा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, मैं इतना प्रोडक्शन कर लूंगा और ये सब कर लेंगे। जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि कोई सड़क बनाने का कोई प्रोजेक्ट आता है या किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जब प्रोजेक्ट आता है, वहां पर बैंक केवल उस प्रोजेक्ट के टेंडर के मिलने के कागज को ही सिक्योरिटी के रूप में लेकर के, यहां तो आशीष को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी और वहां किसी कंपनी को कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, केवल वो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट देना है और प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट ही आपका प्रपोजल हो जाता है और वहीं से उनको एक डिजिट मिल जाती है। फिर बाद में उसके खर्चे को पूरा करती है आम जनता, एक एक रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 1000 रुपया फिर टैक्स का और टोल टैक्स का देने पर लगाया जाता है। इस चीज को आप समझिएगा कि वहां से उसके दो ड्यूल उनके पर्पस हैं। पहला है खनिजों के ऊपर कंट्रोल। अगर मान लीजिए अरावली को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है और आपने कुछ नहीं बोला है, मतलब आपने मान लिया कि इस धरती के मालिक वो हैं, तो पहले तो समाज को मानना चाहिए जितना मालिक इस धरती का अडानी है, जितना अंबानी है, जितना मोदी है, जितना राहुल है, जितना केजरी है, उतना ही हम हैं। क्योंकि इस धरती पे हम सब पैदा हुए हैं, सांस उसी तरह लेते हैं, हमारा स्ट्रक्चर भी वैसे ही चलता है। आपको वहां बिठाया था हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए और आप बैठ गए इस देश को उद्योगपतियों को बेचने के लिए। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसके जो ड्यूल जो उनके मकसद हैं, जो दो मकसद हैं, पहला मकसद है संसाधनों पर कब्जा, मालिकाना हक दिखाना, और दूसरा है दिल्ली के और एनसीआर के एरिया में प्रदूषण को बढ़ावा देना ताकि वहां से भी विस्थापन किया जा सके। जो आदमी अपनी मूल जगह पर रह रहा है उसका विस्थापन करना इनका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि यदि आपने आधार कार्ड बनवा लिया और आप बाप दादाओं की जमीन पर नहीं रहते हो तो आप शरणार्थी माने जाओगे। क्या हम आजाद हैं या गुलामी? तो है जब हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, और आज़ादी है जब आप खुली हवा में, साफ हवा में, स्वास्थ्य के साथ पूरे समाज में शांति और प्रेम से रह सकते हैं। आज के टाइम पर आप घर से, मतलब पैदा होने से या सुबह से लेकर रात तक कुछ भी करते हैं वो आप नहीं करते हैं। या तो इस मीडिया और बाजार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को खरीद या उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मेहनत कर रहे होते हो, या फिर आप अपनी गुलामी को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रहे होते हो। पुलिस वाला आ जाएगा, चालान कट जाएगा, कैमरे में आ जाएंगे, चालान कट जाएगा, इसका बिजली का जुर्माना आ गया, अभी मोबाइल का जुर्माना आ गया, अभी गाड़ियों का जुर्माना आ गया, अभी रेट बढ़ गया है, अभी रुपया घट गया है, अभी महंगाई बढ़ गई है। ये सब आप सुन रहे हो और आपके पास सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं है और वो अपनी मर्जी से अपने सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। जब आपके निर्णय आप नहीं ले सकते, आप अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, अपने बच्चों को अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकते, बच्चा अपनी मर्जी का वो अपनी मर्जी का इलाज भी नहीं कर सकता, जब वो अपनी मर्जी से समाज में रह नहीं सकता है, तो कैसी आजादी है? मुझे मेरी समझ से बाहर की बात है। पुलिस, थाने, कोर्ट, वकील किसके हिसाब से चलते हैं? बैंकों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वो चलते हैं, उसमें काम करने वाला आदमी, उसको आप सच बताओगे जाकर और कहोगे कि अपने देश को बचाने के लिए काम करना है, तो उसका एक ही डायलॉग होता है, हम क्या करें, हम तो नौकर हैं, हमको तो नौकरी करनी है। नौकरी मिलती है, नौकरी के बदले मिलता है सेवा। सेवा नहीं करनी, नौकरी करनी है, नौकरी के बदले मिलता है पैसा। उस पैसे को जो छापता है उसके हिसाब से चलता है। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठा कार्ल श्वाब ये बता रहा था, और बाकी हेनरी किसिंगर ने बोला था, हेनरी फोर्ड ने बोला था कि भाई ये जो पैसा है जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली छापती है,
अगर उसका पता दुनिया के देशों में लोगों को पता चल जाए तो उसी रात क्रांति हो जाएगी। तो असल में विदेश में बैठे उस रॉथस्चिल्ड के इशारे पर सारी व्यवस्था चल रही है बेसिकली, क्योंकि बैंकिंग उसके हाथ में है। कितने नोट छपने हैं, किसको जाने हैं, कितने जाने हैं, वो सब कुछ वही तो तय कर रहा है। जीडीपी क्या है और जीडीपी का पैमाना क्या है? जीडीपी असलियत में तो आपको तो जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन करके बताया जाता है, और जीडीपी को इन्होंने कहा कि ये देश की तरक्की का पैमाना है। और जीडीपी को मापने का पैमाना ये है कि देश में उस साल में उत्पादन हमेशा नया होता है। जैसे